नमस्कार, मुस्कांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक कायिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिए थे। हम लोग अर्धवायवीय द्वारा तनों में विभाजन ये भी पढ़ लिए थे। अर्धवायवीय तनों से कैसे हम लोगों का प्रजनन होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना था जड़ों द्वारा कैसे प्रवर्धन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। चलिए इस क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। जड़ द्वारा प्रवर्धन कैसे होगा, यानी कि बाय रूट। कुछ पौधे की जड़ें की अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती है जो अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती है। कुछ पौधे की जड़ों की अपस्थानिक कलिकाएं यानी कि इन्वेंशन वर्ड्स बन जाती है जो अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती है। इसमें कह रहा है कि पेड़ के जड़ कुछ ऐसे होते हैं जो अपने से अधिक कलिकाएं निकाल लेते हैं जो बाद में अंकुरित होकर एक नया पौधा बना लेती है, यानी कि बड़ा होकर वो नया पौधा बना लेती है। चलिए इसमें देखिएगा एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। शीशम, अमरूद, शकरकंद, जिसको हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, डहेलिया यानी कि डहेलिया फूल भी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों द्वारा कैसे प्रवर्धन होगा, ये देखिए VVI में दिया गया है। बार बार पूछा गया है कि पत्तियों द्वारा प्रवर्धन कैसे होता है। पत्तियों द्वारा प्रवर्धन कैसे होता है, तो देखिए पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं उग जाती है जो जमीन पर गिरकर नए स्वतंत्र पौधे का रूप ले लेती है। इसकी ये जो होता है, इसकी पत्तियां किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं उग जाती है, यानी कि इसकी पत्तियां मोटी होती है जो कि किनारों से फट जाती है और उसी में से छोटी छोटी कलिकाएं निकल जाती है जो जमीन पर गिरकर नए स्वतंत्र पौधे का जो रूप ले लेती है, यानी कि जो नए पौधे बनेंगे ये पत्ती के द्वारा ही, जो पत्ता होता है पत्ता के द्वारा ही बनेगा, पत्ता के द्वारा। इसमें क्या होगा, इसकी पत्ता मोटा होगा, ये फिर वो क्या होगा, किनारों पर प्रजनन करने के लिए अपना किनारों पर फटेगा, वो कटेगा, फटे के बाद थोड़ा थोड़ा उसी जो खटा फटा जो जगह है, स्थान है, उसी में से आपका निकलेगा बड, यानी कि कलिका निकलेगी, छोटी छोटी कलिका निकलेगी। वही कलिका जमीन पर गिरकर नए स्वतंत्र पौधे का जन्म ले लेगी, नए स्वतंत्र पौधे के रूप ले लेगी, नए स्वतंत्र पौधे में बदल जाएगी। देखिए इसमें से कौन सा आता है आपका एग्जाम्पल में, ब्रायोफाइलम, ये भी पूछा गया है। ब्रायोफाइलम यानी कि अजूबा। और एक है विगोनिया जो है ये भी आपका पत्ती द्वारा ही प्रजनन करता है। अगला देखिए पत्रकलिका द्वारा यहाँ पर पूछा गया है कि पत्रकलिका द्वारा कैसे विभाजन होगा। इसमें फूलों की कलिकाएं एक मोटे गुद्देदार दाने जैसी संरचना में बदल जाती है जो जमीन पर गिरकर नया पौधा बना लेते हैं। इसकी फूल की कलिका जो होती है, फूल की कली जो मोटे गुद्देदार दाने जैसी संरचना में बदल जाती है जो जमीन पर गिरकर एक नया पौधा बना लेती है, जिसमें से आपका एक अगेव आ जाएगा। 21 का एग्जाम्पल है अगेव। इसको और क्या कहते हैं, अगेव को और क्या कह सकते हैं, इसमें एक अगेव ही आएगा आपका एग्जाम्पल में। क्या होगा, उसकी कलिका, फूलों की कलिका एक मोटे गुद्देदार दाने जैसी संरचना में बदल जाती है। जो उसकी कलिका होती है गुद्देदार दाना जैसी संरचना में बदल जाती है जो जमीन पर गिरकर एक नया पौधा बना लेती है।
उसका फूल का कलर ही बदल जाता है, उसका दाने जैसी संरचना में, दाना में बदल जाता है, यानी कि बीज में बदल जाता है। वही बीज गिरेगा जमीन पर तो वो नया पौधा का जन्म ले लेगा। समझ गए? चलिए अब आते हैं हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पर। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि मानव द्वारा कैसे इसको प्रोपगेशन कराया जाता है, यानी कि प्रवर्धन कैसे कराया जाता है, कायिक प्रवर्धन कैसे कराया जाता है इंसानों द्वारा, मानव द्वारा। देखिए, जब इंसान यानी किसानों या माली द्वारा अपने पसंद के अच्छे पौधे उगाने के लिए तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसका उपयोग किसान करते हैं, माली भी करता है, अपने फसल को या अपने पौधे को और अच्छा बनाने के लिए कायिक प्रवर्धन यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं किसान और माली लोग? इसमें करते क्या है, पहला इसमें जो है लाइन दिया गया है, कलम लगाना है, यानी कि कटिंग के माध्यम से भी वो लोग लगाते हैं पौधा। इसमें क्या करेंगे, तने का एक छोटा हिस्सा काट कर जमीन में गाड़ दिया जाता है, यानी कि तने का एक छोटा हिस्सा काट करके जमीन में लगा दिया जाता है, जो कि बाद में वो एक बड़ा पौधा बन जाता है, एक नया पौधा का जन्म लेता है। एग्जाम्पल में देखिए, गन्ना, गुलाब, गुड़हल, इन सब का क्या करते हैं कि तना को काट कर लगाते हैं तो नया पौधा को में बदल जाता है। अगला है, चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तब लगाने के बारे में, लेयरिंग के बारे में पढ़ने वाले थे। पौधों की किसी झुकी हुई टहनी को बिना काटे जमीन की मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे वहाँ जड़ें निकलने आती है। उदाहरण में जैसे दिया है चमेली और नींबू। इसमें क्या होता है समझिएगा। यहाँ पर कोई पौधा है, मान कर चलिए एक पौधा है, ये एक जो टहनी है जमीन में आएगी, जमीन पर टच नहीं करेगी। एक मिनट रुकेगा। मान कर चलिए कि ये टहनी दिया है, ये आपका ज़मीन है, ये क्या होगा, ज़मीन से टच करेगी और ऐसे जाएगी नए पौधे के तलाश में। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको मिट्टी में हम थोड़ा दबा देंगे, मिट्टी में डाल देंगे, दबा देंगे इसको, तो फिर कुछ दिन बाद देखेंगे तो यहाँ पर जड़ें निकल जाएंगी। इसको हम लोग काट भी देंगे तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पौधे की, ये अपने आप ही एक नया पौधा बना लेगी। समझ गए? चलिए, ऐसे ही किस में होता है, तो ऐसे ही आपका चमेली और नींबू में होता है, जिसकी पौधा क्या होता है कि ज़मीन के अंदर दबा देने पर, काट कर नहीं, उसके जड़ सही थी जिसमें वो पौधा है, उसी में उसको दबा देने पर नए पौधे का जन्म ले लेती है। एग्जाम्पल में चमेली और आपका नींबू दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ्टिंग के माध्यम से हम लोग कैसे करते हैं, पौधों का प्रजनन। तो दो अलग अलग पौधों के हिस्से, एक ही जड़ वाला हिस्सा यानी कि स्टॉक और दूसरे की टहनी वाला हिस्सा, या जिसको हम साइकोन कहते हैं, को आपस में जोड़कर एक नया मिश्रित पौधा बनाया जाता है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। दो अलग अलग पौधे के हिस्से, यानी कि एक का जड़ लेंगे और दूसरे का टहनी लेंगे। जड़ में एक की जड़ वाला हिस्सा जिसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, और एक का टहनी वाला हिस्सा लेंगे जिसको साइकोन कहते हैं। जड़ और टहनी को आपस में जोड़ करके एक मिश्रित पौधा तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। एक का दोनों पौधों का अलग अलग हिस्सा उपयोग होगा, एक में जड़ होगा तो एक में टहनी होगा। इसमें कौन होगा, तो आपका आम और सेब हो जाएगा इसमें आपका। अगला देखिए, जलकुंभी का पूरा इतिहास और सच, वाटर हाइसेंथ का पूरा इतिहास और सच क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों इसका वाटर हाइसेंथ नाम पड़ा।
देखिए यहाँ पर दिया है, इसका वैज्ञानिक नाम दिया है, एक मिनट प्लीज, वैज्ञानिक नाम दिया है जिसको हम कहते हैं आइकॉर्निया क्रैसिप्स कहते हैं, आइकॉर्निया क्रैप्सिप्स कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका उपनाम भी पूछा जाता है, उपनाम, इसका उपनाम क्या है, जिसे बंगाल का आतंक यानी कि टेररिस्ट ऑफ बंगाल कहा जाता है, टेररिस्ट ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। भारत में इसका आगमन कैसे हुआ था? इस पौधे को इसके सुंदर बैंगनी फूलों और खूबसूरत पत्तियों में के आकार के कारण भारत विशेषज्ञ बंगाल के सजावट के लिए बाहर से लाया गया था। यानी कि इसमें इस पौधे को सुंदर बैंगनी फूलों के खूबसूरत पत्तियों के आकार के कारण ही भारत में लाया गया था, और वो भी विशेषकर बंगाल में ज़्यादातर लाया गया था। इसी कारण बंगाल में इसका आतंक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है ये आपका दिया हुआ है, आगे देखिए। यह आतंक क्यों बना, खतरनाक प्रभाव क्यों बना इसका, ये बंगाल का आतंक क्यों बना? क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा है, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था कि बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन शायद होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तीव्र गति, पहला में है आपका, पहला दिया यहाँ पर तीव्र गति। जलकुंभी के भूस्तारिक द्वारा इसमें तेजी से प्रजनन होता है कि यह बहुत ही कम समय में पूरे तालाब या रुके हुए पानी की सतह पर पूरी तरह ढक लेता है। यह क्या करता है, ये बहुत ही कम समय में पूरे तालाब या रुके हुए पानी की सतह पर पूरी तरह ढक लेती है। कम समय में ज़्यादा प्रजनन करती है ये भी भूस्तारिक प्रजनन विधि से, इसीलिए बहुत जल्दी ये फैलती है। इसकी तीव्र गति, कायिक प्रवर्धन तीव्र गति बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रजनन करने की क्षमता बहुत तेज चलती है, यानी कि तीव्र है, बहुत तीव्र है। और आगे पढ़ते हैं ऑक्सीजन कमी। हाँ, ये क्या होगा, जब ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को खींच लेती है तो जलीय जीव मरने लगते हैं। जब ये पानी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब मछलियाँ कैसे जिंदा रहेगी, और मछलियाँ ही बंगाल का मुख्य स्रोत है, यानी कि खाने का मुख्य स्रोत उन लोगों का मछली चावल है। तो इसी कारण बंगाल का आतंक इसको कहा जाता है, जलकुंभी को। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। हाँ, यहाँ पर दिया है जलीय जीवों की मृत्यु। जलीय जीव की मृत्यु क्यों हो गई, मैंने अभी बताया, पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी होने के कारण तालाब की मछलियाँ और अन्य जीव दम घुटने से मरने लगेंगे। जिसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो वो मरने ही लगेगा दम घुटने पर, ये आम बात है। अगला है जलीय तंत्र का विनाश, यानी कि जो जल में जीव है उनका सब विनाश हो जाएगा। कैसे होगा विनाश, आपको पता है, ऑक्सीजन कमी से। यह रुके हुए पानी में सबसे ज़्यादा पनपती है और पूरे तालाब के इकोसिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, इसलिए इसे आक्रामक खरपतवार माना जाता है। इकोसिस्टम यानी कि जो बड़े बड़े जीव थे, छोटे छोटे जीव पर निर्भर थे, वो सारे, अब जब छोटे छोटे जीव ही मर जाएंगे तो बड़े बड़े जीव कैसे जी सकते हैं, इसीलिए पूरा इकोसिस्टम इसके पूरा बर्बाद हो जाता है। इसी कारण जो जल में जो इकोसिस्टम होता है वो सब खत्म हो जाता है, एक जलकुंभी के कारण। चलिए आगे पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन के लाभ और हानियाँ। अलैंगिक जनन के क्या क्या एडवांटेज है, यानी कि क्या क्या लाभ है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन के लाभ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि लाभ और हानि क्या क्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन की लाभ।
अलैंगिक जनन की लाभ क्या है? तो पहला इसमें लाभ दिया है एकल जनकीय। एकल जनकीय यानी कि अनपेरेंटल, इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जिसके विपरीत लिंग यानी कि नर और मादा खोजने के में समय बर्बाद नहीं करते हैं। यानी इसमें न ही नर की ज़रूरत पड़ती है ना ही मादा की ज़रूरत पड़ती है। इसमें खोजने में समय ये बर्बाद नहीं करता है और इसको जल्दी अपने प्रक्रिया को पूरा करने में लगता है। अगला है इसमें तीव्र गुणन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। यह जनन की बहुत ही तीव्र विधि है। बहुत ही कम समय में जीव अपने अनगिनत संतानें पैदा कर लेते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। कम समय में ही अनगिनत यानी कि असंख्य संतानें पैदा कर लेती है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। कम समय में ही ज़्यादा संतति को जन्म देता है। अगला है सरल और सुगम प्रक्रिया। सरल और सुगम प्रक्रिया क्या है? तो इसमें युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण और निषेचन जैसी जटिल प्रक्रियाएं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें युग्मक का निर्माण होगा पहले, फिर उसके बाद युग्मक स्थानांतरण होगा, फिर उसके बाद निषेचन होगा। ये सारी जटिल प्रक्रियाएं एक कोशिकीय जीव में नहीं होती है। एक कोशिकीय जीव में नहीं होती है। एक कोशिकीय जीव में नहीं होती है। ये सारी कोशिकाएं कर रहे हैं, ये सभी फेज यानी कि अवस्थाएं ये सब नहीं होती है। आगे देखिए गुणों की शुद्धता क्या होती है? चूंकि इनमें कोई नया जेनेटिक्स मिक्स नहीं होता है, कोई नया जीव उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए माता पिता के अच्छे गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल शुद्ध रूप से बने रहते हैं। यह कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में अच्छे पौधे को बनाए रखने के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें आपका ये का क्या कर रहा है कि कोई भी मान लीजिए कि माता पिता में अच्छे गुण हैं, अगर जेनेटिक्स मिक्स नहीं हो रहा है यानी कि उसमें बदलाव नहीं आ रहा है जेनेटिक्स में, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें शुद्ध रूप ही जाएगा। यानी कि जो अच्छा होगा, अच्छा गुण होगा, अच्छा ही गुण जाएगा। अगर बुरा गुण होगा तो उसके पीढ़ी में भी बुरा गुण जाएगा। अगर अच्छा गुण होगा तो कृषि के लिए सबसे लाभदायक होता है, यानी कि अच्छा गुण बनाए रखता है ये। अगला देखते हैं अलैंगिक जनन की प्रमुख हानियाँ। इसकी क्या क्या हानियाँ हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। अलैंगिक जनन की प्रमुख हानियाँ क्या क्या है? इसमें भी दिया गया है विभिन्नताओं का अभाव, नो वेरिएशंस। इसमें क्या होता है? इसमें उत्पन्न संतानें हूबहू माता पिता के कार्बन कॉपी होती है। अलैंगिक जनन में एक मिनट, यह गड़बड़ हो गया है लग रहा है। अच्छा, ये बी नंबर में दिया हुआ है। हाँ, इसकी हानियाँ दिया है ना, इसकी हानियाँ क्या है? हाँ, विभिन्नता का अभाव। इसमें उत्पन्न संतानें हूबहू माता पिता की कार्बन कॉपी होती है, यानी कि क्लोन होती है। इसमें कोई नए गुण या विभिन्नताएं पैदा नहीं होती है। सही बात है, इसमें कोई भी नया संतान पैदा नहीं होगा, गुण पैदा नहीं होगा। नया संतान तो पैदा होगा लेकिन उसमें नया विभिन्नताएं, नया गुण उसमें नहीं आएगा। जैव विकास में सहायक नहीं। ये क्या होता है? जैव विकास में सहायक नहीं होता है। विभिन्नताएं न होने के कारण यह विधि नई प्रजातियों के विकास एवोल्यूशन में योगदान नहीं देती है। कम अनुकूलन क्षमता कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारी तरफ बारिश आ गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से।
अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो इस आज के क्लास में, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।